सुर्खियों में। आकाशवाणी समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सुर्खियों में मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार नीति आयोग एवं मध्य प्रदेश शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा सहित कई विषयों पर केंद्रित आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम के अंतर्गत 3 माह का संपूर्णता अभियान कार्यक्रम 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 500 आकांक्षी ब्लॉकों, 112 आकांक्षी जिलों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों में संतृप्ति प्राप्त करना है। अभियान के हिस्से के रूप में जिला और ब्लॉक अधिकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर सभी आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों में पहचाने गए 12 विषयों पर ग्राम सभा, नुक्कड़ नाटक, पौष्टिक आहार मेला, स्वास्थ्य शिविर या प्रदर्शनी हो, पोस्टर बनाने और कविता प्रतियोगिताओं सहित जागरूकता गतिविधियों का आयोजन भी कर रहे हैं। तो आज सुर्खियों में मध्य प्रदेश कार्यक्रम में हम बात करेंगे संपूर्णता अभियान की, और आज का हमारा विषय है संपूर्णता अभियान से बदलती आकांक्षी जिलों की तस्वीर। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर श्री वीरेंद्र व्यास जी। आप निदेशक हैं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के एवं आप प्रोफेसर हैं चित्रकूट विश्वविद्यालय में जनसंचार के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम सुर्खियों में मध्य प्रदेश के अंतर्गत। धन्यवाद, और हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, सबसे पहले हम कार्यक्रम का आरंभ करना चाहते हैं जन अभियान परिषद। नाम से ही ऐसा प्रतीत होता है कि जनता के लिए चलाने वाले उन तमाम अभियानों को सब तक पहुंचाना। इस विषय पर अधिक जानकारी आपसे चाहते हैं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वपूर्ण पहल है, एक महत्वाकांक्षी पहल है, और जो योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की एक इकाई के रूप में प्रदेश शासन की एक घटक है। और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का प्रमुख कार्य जो है वह स्वैच्छिकता और स्वावलंबन के जरिए लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना है, उनकी बेहतरी के लिए काम करना है। और समय समय पर जो अनेक अभियान प्रदेश या देश की सरकारें चलाती हैं और उनमें ये अपेक्षा करती हैं कि बड़े पैमाने पर उसमें जन सहभागिता हो, तो जन अभियान परिषद यह कार्य पूरी तत्परता से और पूरी प्रामाणिकता से करती है जी। इसके लिए पूरे प्रदेश में हमारा एक विस्तृत विशाल नेटवर्क है। हाँ जी। जिसमें 10 संभागों में हमारे 10 संभाग समन्वयक जी, 55 जिलों में हमारे 55 जिला समन्वयक और 313 विकास खंडों में हमारे 313 विकास खंड समन्वयक कार्यरत हैं। और ये वहाँ के जिला प्रशासन और हमारी स्वयंसेवी संगठनों का पूरा एक नेटवर्क है। उस नेटवर्क के माध्यम से एक आम जन की भागीदारी किसी अभियान में सुनिश्चित करते हैं। और आप तो जानती ही हैं कि कोई भी अभियान जन भागीदारी के बिना उस परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता जिसकी अपेक्षा की जाती है। तो इसलिए जन अभियान परिषद अपने नेटवर्क का, जो बहुत विस्तृत, विशाल और एक प्रामाणिक नेटवर्क है, उस नेटवर्क का उपयोग इन अभियानों के लिए करता है। बिल्कुल, क्या बात है सर। यानी श्रोताओं, सुना आपने कि जन अभियान परिषद किस तरह से अभियान की संपूर्णता को लेकर कार्य करता है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जी। अब हम आते हैं सर अपने विषय पर। तो संपूर्णता अभियान से ही हम प्रारंभ करते हैं। अभी हमारे अधिकांश श्रोता नहीं जानते हैं कि आखिर संपूर्णता अभियान क्या है। संपूर्णता अभियान तो वैसे भारतीय दर्शन और वांग्मय का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है। और हम सभी संपूर्णता की ही सोच रखते हैं, अर्थात अधूरेपन या अपूर्णता की हमारी जीवन में कोई जगह नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस संपूर्णता का अभियान का मतलब है, यह संपूर्णता अभियान जो विकास के निर्धारित मानकों हैं, जो इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, जो हमारे देश की सरकारों ने और वैश्विक स्तर पर तय हुए हैं, उन निर्धारित सूचकांकों पर, उन निर्धारित सूचकांकों के आधार पर किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्ति के लिए बनाया गया एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल और बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान है। जी। संपूर्णता अभियान से तात्पर्य यह है कि इसमें
जो ये अभियान पूरा कल्पना की गई है और जिसे जमीन पर उतारा जा रहा है, यह संपूर्ण अभियान नीति आयोग की पहल पर बना है। जी जी जी। और इसके अभियान के संपूर्णता के इस अवयव को मैं बात करूं, इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा जी कि देश में जो विकास का परिदृश्य है और उस परिदृश्य में जिन मानकों की अपेक्षा विकास के लिए की जाती है, उसके आधार पर जो जिले कुछ पिछड़ गए हैं या जो ब्लॉक कुछ पीछे रह गए हैं, उन्हें पहले चिन्हित किया गया था। जिलों के चिन्हांकन का काम 2018 में हुआ था जी। और जिसको इंस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट प्रोग्राम कहते थे। और दूसरा जब हुआ तो 2023 में हुआ, जिसमें इंस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोजेक्ट या प्रोग्राम जिसको कहा जाता था, जिसमें 500 आकांक्षी ब्लॉक चुने गए। और उद्देश्य ये था कि यहाँ पर जो विकास के मानक हैं, अगर वो किसी तरह से कम हैं, जो राष्ट्रीय लक्ष्यों से पीछे हैं, तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा विकास का दृष्टिकोण है तो वो स्माइल एट लास्ट माइल पर है, अर्थात अंतिम व्यक्ति और सबसे पीछे का व्यक्ति, इस पंक्ति में सबसे उपेक्षित व्यक्ति, जब तक वह मुख्य विधारा में नहीं होगा तो हमारा समावेशी विकास का जो अवधारणा है वो पूरी नहीं होगी। तो हमने इन जिलों को, जिनकी संख्या 112 है, और इन ब्लॉक्स को, जिनकी संख्या 500 है, उनको चिन्हित किया और बाकायदा 2018 में 2023 में ये प्रोग्राम बने। और वस्तुतः स्थिति ये बनी कि जो 112 ब्लॉक में जब कुछ बेसिक मानक्स के ऊपर, यानी बेसिक इंडिकेटर्स के ऊपर ये काम हुआ, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन, इनको मूल रूप से लिया गया। और जब इन पे काम हुआ तो इसके बहुत अच्छे परिणाम हुए। तो नीति आयोग ने इसको एक्सपेंड किया, इसको बढ़ाया, और जो 112 ब्लॉक 2018 में इन्होंने रखे, उसमें फिर बाद में ब्लॉक्स को भी जोड़ा। ब्लॉक हमारी एक डेवलपमेंट इकाई है, विकास खंड को हम विकास खंड को ही एक अपना विकास का नीचे का मॉडल मानते हैं, ग्रास रूट मॉडल मानते हैं। तो फिर 500 ऐसे ब्लॉक्स बने जिनका चिन्हित किया गया, और उन चिन्हित ब्लॉकों में अब ये जो अभियान है ये हमसे अपेक्षा कर रहा है कि 6 जो महत्वपूर्ण विकास मानक हैं उनमें संतृप्तता अर्थात पूर्णता अर्थात परिपूर्णता अर्थात वो अब किसी प्रकार से अधूरे ना रहे। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि संपूर्णता अभियान में आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों को हमने सम्मिलित किया है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं को ये भी जानकारी दें कि आखिर आकांक्षी जिलों का अर्थ क्या होता है, इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। मैंने बताया कि विकास का ये जो डिस्कशन या जो विमर्श चल रहा है, ये विकास का विमर्श जो है नया नहीं है, लेकिन पहले विकास का जो हमारा दृष्टिकोण था वह दृष्टिकोण मुख्य रूप से भौतिकता और प्रति व्यक्ति आय को केंद्रित था। लेकिन बदलते वक्त के साथ हमने ये महसूस किया और संपूर्ण मानवता ने महसूस किया कि पर्यावरण, जलवायु संरक्षण, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता, व्यक्ति को मिलने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता, न्याय तक उसकी पहुंच और कल्याण के अन्य कार्यक्रमों से जोड़े बिना विकास को हम परिपूर्णता में नहीं देख सकते। तो देश में आप जानती हैं कि जो वैविध्य है हमारे देश में, तो विकास के इन मानकों पर सभी जिले और सभी ब्लॉक्स की स्थिति एक सी नहीं हो सकती। तो इस आकांक्षी का यह तात्पर्य नहीं कि वह कोई पिछड़ा हुआ है, लेकिन यह चिन्हांकन अवश्य हुआ है कि इन्हें केंद्रित करके, इन विकास खंडों को, इन जिलों को केंद्रित करके, और हम एकाग्र होकर समन्वित रूप से अगर विकास योजनाओं का पेनिट्रेशन करेंगे और इनका जो तथाकथित पिछड़ापन है या किन्हीं एक मानकों पर जो इनकी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी होगी, तो संपूर्णता अभियान के पहले ये जो आकांक्षी
आकांक्षी ब्लॉक और आकांक्षी जिले जो जी, बने, चिन्हित इनके किए, जी। पीछे यही दृष्टिकोण था कि हम इनको जो निर्धारित हमारे विकास मानक हैं उनमें किस प्रकार समग्रता से प्रयास कर इनको ऊपर उठाएं। तो इस दृष्टि से भी हम उसको आगे बढ़ेंगे। इसलिए नीति आयोग का ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, ये एक तरह से परिपूर्ण विचार है कि ऐसे जिलों को, ऐसे विकास खंडों को चिन्हित करें और उनमें ऐसी गतिविधियों का पेनिट्रेशन के साथ आगे बढ़ाएं, एकाग्रता के साथ आगे बढ़ाएं, ताकि ये मानक वहाँ पर और अच्छी स्थिति में आए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपने बताया कि 6 प्रमुख संकेतकों को इसमें शामिल किया गया है, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। क्या है वो संकेतक? ये प्रमुख रूप से संकेतकों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं जी, तो हमारे देश में प्रमुख संकेतक शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन से ही जुड़े हुए हैं। जी। शिक्षा अर्थात हमारे यहाँ बेहतर शिक्षा हो। हमने अपने देश में शिक्षा की बेहतरी के लिए जो सर्व शिक्षा अभियान लागू किया, उसके आशाजनक परिणाम निकले हैं और निश्चित रूप से हमारी शिक्षा में निचले स्तर पर बेहतरी हुई है। हमने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाकर इसको भी एक टूल्स ऑफ चेंज बनाया है, अर्थात परिवर्तन का एक उपकरण के रूप में हम शिक्षा को देखते हैं। स्कूल की उपलब्धता है तो वहाँ पर बच्चे जा रहे हैं कि नहीं। आंगनवाड़ी केंद्रों में शासन ने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। प्रसव पूर्व परीक्षण की बात हो, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की बात हो, बच्चों की बेहतर देखभाल की बात हो, और जो कुपोषण हमारे क्षेत्र में खासतौर से मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय है, तो उसको एड्रेस करने के लिए बड़े एग्रेसिव तरीके से हम लोगों ने एक प्रोएक्टिव तरीके से कि पहले समस्या उपजे उससे पहले हम काम करें और गर्भावस्था से पूर्व ही इस तरह की व्यवस्था करें कि जच्चा बच्चा दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो इसमें हम लोगों ने इन्हीं बातों को स्पेल आउट किया है, अर्थात हमने उसको छोटे छोटे मानकों में बदल दिया है। जैसे कि हमने जो आकांक्षी ब्लॉक्स हैं उनके लिए जो हमने उद्देश्य बनाए हैं उसमें रखा है कि भाई पहली तिमाही के दौरान प्रसव पूर्व जो महिलाओं का प्रतिशत है वो किस प्रकार से 100% हो या बिल्कुल सर, मैं भी यही पूछने वाली थी कि इस विषय पर और उनके पंजीकरण पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो इसका क्या उद्देश्य है? अगर देखें तो जो डेवलपमेंट का संपूर्ण विमर्श है भारत में, उसका एक प्रमुख केंद्र महिलाएं हैं। बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं का स्वास्थ्य और महिलाओं की शिक्षा, ये दो प्रारंभ रूप से, और अब तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भी बहुत जागरूकता और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, केंद्र सरकार स्तर पर भी और राज्य सरकारों भी द्वारा। और इन सभी प्रयासों का एक ही लक्ष्य है कि हमारी माताएं बहनें विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग तो बने ही, साथ ही बराबरी का अंग भी बने। अगर आप दूरगामी दृष्टि से देखें तो हम स्वास्थ्य के बाद की सुविधाओं पर जो खर्च करते हैं, अगर प्रारंभिक तौर पर हम गर्भावस्था के दौरान ही बच्चियों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, उनकी नियमित जांच करें, उनके कुपोषण को दृष्टिगत रखें और माताओं की बेहतर हेल्थ को एड्रेस कर सकता है। और आप तो जानती हैं कि अगर एक माँ की हेल्थ अच्छी है तो फिर संपूर्ण परिवार की हेल्थ अच्छी रहेगी। बिल्कुल, यही मैं बोलने तो वाली अगर थी आज ये अभियान सफल होता है तो फिर आयुष्मान जैसी योजनाओं का हमको कम उपयोग करना पड़ेगा। हमारे बच्चे तंदुरुस्त होंगे, उनका मस्तिष्क मन तंदुरुस्त होगा और हमारी माताएं बहनें भी स्वस्थ होंगी और जीवन की हर गतिविधि में उत्साह से भाग ले सकेंगी। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि माँ स्वस्थ तो बच्चा स्वस्थ, परिवार स्वस्थ। बिल्कुल। मधुमेह इन दिनों देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी नया संकट बन रहा है अभी इस समय, और क्या यही कारण है सर कि संपूर्ण अभियान में मधुमेह की जांच को भी एक प्रमुख संकेतक के तौर पर शामिल किया गया है? आप क्या कहना चाहेंगे? जी, स्वास्थ्य तो डेवलपमेंट डिस्कोर्स का एक महत्वपूर्ण घटक है जी, और इसमें हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप जानती हैं कि बदलाव
कि इस दुनिया में भारत के सामाजिक व्यवस्था में पहनावे, खान पान, रीति रिवाज, इन सब में जो बदलाव आए हैं उसमें बदलाव का एक प्रमुख आयाम खान पान भी है जी। और खान पान में जो बदलाव आया है उसमें जो प्रमुख असंतुलन ये है कि अब हमारा श्रम केंद्रित काम कम होता है, जबकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और डाइट के जो अन्य तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो हम पर्याप्त मात्रा में लेते हैं। और दूसरा, श्रम न करने की एक जो भाव विकसित हो रहा है, जो फैसिलिटीज मिल गई हैं, तो अब शारीरिक श्रम कम हो रहा है। तो इस असंतुलन ने मधुमेह का इतना बड़ा गैप पैदा कर दिया है कि भारत को मधुमेह की विश्व राजधानी कहने लगे। जी जी जी, बहुत ज्यादा रेशो बढ़ चुका है मधुमेह का फैलना न सिर्फ चिकित्सकों के लिए, और आप देखेंगे तो अस्पतालों में छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज की परेशानी हो रही है और इंसुलिन ले रहे हैं, या उनका ग्रोथ से रिलेटेड चीज है। और डायबिटीज का एक बड़ा क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये होता है, समन्वित प्रभाव ये होता है कि न सिर्फ यह किसी एक अंग की, वरन संपूर्ण अंगों की जो वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे लिवर हो, चाहे किडनी हो, सबके फंक्शन को प्रभावित करता है, हार्ट के भी। तो इससे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें एक जागरूकता आना चाहिए, खासतौर से हमारे नवयुवकों में। बिल्कुल सर, चिंताजनक तो यह है कि बच्चों पर भी इसका प्रभाव आजकल देखा जाने लगा है। और इसमें ज्यादा चीजें फूड हैबिट्स की बात की जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न फिटनेस इंडिया का भी है कि हमारे बच्चे और हमारा पूरा भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक बीमारियों से दूर, तन मन से एकदम निरोग हो। जी बिल्कुल, इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों पर ही बहुत बढ़िया फोकस किए हुए हैं, ताकि हमारे नागरिक स्वस्थ भी रहें और स्वच्छता भी बरकरार रहे। जी। और न सिर्फ मधुमेह का विषय, अभी आप मुझसे पूछेंगी, इसमें ब्लड प्रेशर का भी विषय है। मधुमेह यानी डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर। जी बिल्कुल सर, जो महिलाओं को भी जो आपने जोड़ा, अगर एक गर्भवती महिला को अगर डायबिटिक वो रहती है तो निश्चित रूप से बच्चे पे भी उसका असर आता है। बिल्कुल आता है, बिल्कुल। तो ये जो दो प्रमुख बीमारियां हैं, और इनके बारे में चिकित्सक कहते हैं कि ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारी, और इन बीमारियों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव इस देश में पड़ रहा है। और ऐसी दशा में जब हम अपने देश को सबसे युवा देश कहते हैं और हमको विकास कार्यों में अपनी पूरी ऊर्जा क्षमता के साथ काम करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये जो बीमारियां हैं ये हमारी राह रोकती हैं, ये बाधा बनती हैं। बिल्कुल। तो इनको पहले ही एड्रेस करना, उसके लिए जागरूकता लाना, उसके लिए खान पान को संतुलित करना, उसके लिए लोगों को कहना कि आप नियमित एक्सरसाइज कीजिए, छोटी छोटी दैनंदिन की बातों में उनको एड्रेस करना और उनसे बचने के उपाय खोजना। इसलिए हमारे यहाँ तो आजीवन आरोग्य का सिद्धांत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही हम सबके लिए भी, सभी के लिए हम मंगल कामना यही करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें। और जैसे कि आपने बीमारी की बात करी, कहीं ना कहीं अनियमित दिनचर्या या खान पान, आपने देखा है कि आजकल साइलेंट अटैक छोटे से लेके बड़े को, बच्चे को लेकर कहीं भी इस तरह की देखने मिल रहे हैं, जिससे असमय मृत्यु बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं ये भी मुख्य कारण है इसका। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने ये उठाई कि हम लोग मीडिया के माध्यम से और अन्य जगह जो हमारे संपर्क में भी आते हैं, तो ऐसा आता है कि अचानक ही उनको इस प्रकार का अटैक आया, या इस प्रकार टहलने के लिए गए थे और या जिम में थे, एकदम और इससे कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भी अपना जीवन खोया है। बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से एक हमारा प्राइम कंसर्न है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शायद इसीलिए इसमें पूरक पोषण को भी सरकार ने महत्ता दी है संकेतकों में। जी। जो पूरक पोषण है ये हमारे आंगनवाड़ी, बालवाड़ी का गर्भवती महिलाओं के विषय है ही। और हमने ये महसूस किया है कि जिस समय
देश की आर्थिक व्यवस्था उतनी अच्छी सुदृढ़ नहीं थी और हमारे ग्रामीण इलाकों में विकल्प भी भोजन के उतने नहीं थे और आय भी नहीं थी और इस तरफ ध्यान भी नहीं था। ऐसे कई कई कारकों का सम्मिलित प्रभाव था, किसी एक को हम नहीं दोषी ठहरा सकते। लेकिन परिणाम सभी का एक हुआ कि हमारी माताएं जो हैं या तो एनीमिक रहीं और उससे वो एनीमिक जो लक्षण थे वो बच्चे में भी आए। बच्चे की ग्रोथ उस तरह से नहीं हुई, वो कभी शारीरिक अंगों में प्रकट हुई, कभी मस्तिष्क की ग्रोथ में प्रकट हुई, माता को होने वाली निरंतर बीमारियों में प्रकट हुई। तो पोषण और आहार, इसको भी सरकार ने एक प्रमुख बात के रूप में स्वीकार किया है। और पूरक आहार मतलब जो सप्लीमेंट करें हम, जो भी चीज़ों की हमको लगता है कि इस प्रकार की कमी शारीरिक उसमें रहेगी तो उसका विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, विकास उस तरह नहीं हो जाएगा जो हम मानते हैं। तो ऐसी दृष्टि से, ऐसा सोच के उस चीज़ों को खास तौर से आहार में सम्मिलित करके उनकी प्रतिपूर्ति करने का जो एक तरीका है वो भी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए किया है और उस पर इस अभियान में विशेष रूप से स्वास्थ्य की बात निकली है। तो सर इस संपूर्णता अभियान में मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। जी। और इस विषय में आप क्या कहेंगे? जी, अभी तो देखिए बड़ा नए नए शब्दांशों का उपयोग होता है। जी। तो सॉइल हेल्थ कार्ड तो हम सब समझ गए। आजकल एग्री क्लिनिक भी एक शब्द है। जी, एग्री क्लिनिक मतलब हम अपनी वनस्पतियों का और अपनी धरा का उसमें परीक्षण करने के लिए ले जाएं। और एक तरीके से बात वही है कि जो हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक तरीके से बहुत अधिक मात्रा में, जो उतना वांछित भी नहीं था, लेकिन हमने उर्वरकों का प्रयोग किया, कीटनाशकों का प्रयोग किया। ये कीटनाशक और उर्वरक अब हमारे ही लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं और हेल्थ के चीज़ों को प्रभावित करने में, बुरी हेल्थ को लाने में इनका भी एक हिस्सा बन रहा। इसको ध्यान में रखते हुए अब मृदा की, मिट्टी की हेल्थ की भी चिंता हो रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा इसमें उर्वरक और इसमें कीटनाशक डाले गए हैं कि इसकी न सिर्फ उर्वरता प्रभावित हो रही है बल्कि इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी प्रभावित हो रही है। जी बिल्कुल। तो इसलिए मिट्टी जो सॉइल हेल्थ कार्ड बने हैं हमारे यहाँ मृदा परीक्षण की, जो हमारे यहाँ सॉइल टेस्टिंग लैब्स बनी है, तो हम ये देखते हैं कि सॉइल टेस्टिंग लैब का कृषकों को, खेती पाती करने वाले लोगों को पूरा लाभ मिले। कार्ड जितने लोगों को मिले वो उसका अच्छे से उपयोग करें। उस उपयोग में जो उनकी सॉइल हेल्थ का जो सर्टिफिकेट मिले, जो उसमें जो पोषक तत्वों की उपलब्धता हो, उसी के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करें। जैविक खेती को, प्राकृतिक खेती को, ऋषि कृषि को वो ज़्यादा महत्व दें, जिससे कि न सिर्फ हमारा अन्न उपजाऊ होगा बल्कि अन्न उपजाऊ के साथ साथ पोषक भी होगा और उसमें जो हानिकारक कीटनाशकों की एक गंभीर मिलावट हो रही है जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है वो भी होगी। तो संपूर्णता अभियान न सिर्फ व्यक्ति की संपूर्णता बल्कि एक तरह से पंच तत्वों की संपूर्णता का भी अभियान है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और मिट्टी का स्वास्थ्य भी सही कहा। और आपने, भारत हमारा वैसे ही कृषि प्रधान देश है जी, तो कृषि के क्षेत्र में अगर भारत प्रगति नहीं करेगा तो कौन करेगा? जी जी। और इसलिए हमारी जो कृषि की प्रधानता है और वो इस विश्वास पर टिकी है कि हम धरती को माता मानते हैं और वह जितना हमको देती है उसको हम आनंद से ग्रहण करते हैं। और इसीलिए ये जो मिट्टी के स्वास्थ्य है ये माँ के स्वास्थ्य से अलग नहीं है। तो अगर हम माँ के स्वास्थ्य से चिंते हैं तो धरती माँ के स्वास्थ्य से भी हमारा कंसर्न है। और ये हमारे संपूर्ण जो अभियान है, संपूर्णता अभियान, उसका एक प्राथमिक घटक है। जी बिल्कुल। संपूर्णता अभियान में स्व सहायता समूह की प्रगति, बच्चों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना, स्कूलों में बिजली की उपलब्धता, बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने वाले टीके लगवाना, बहुत सारे इस तरह के बिंदुओं को भी अहम स्थान दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये सारे विषय वो हैं जो मुख्य रूप से या सामान्य तौर से ऐसे प्रथम दृष्टया तो नहीं दिखते कि ये हमारे विकास को प्रभावित करेंगे, लेकिन अगर आप इनके
नीचे जाकर इनके तह में जाकर देखेंगी तो आप ये मानेंगे कि ये सारे आयाम हमारे किसी न किसी विकास मानक को छूते हैं। और सबका उद्देश्य ये है कि बच्चे की जो पढ़ाई हो वो न सिर्फ पढ़ाई हो बल्कि उसमें गुणवत्ता उसमें क्वालिटी का एलिमेंट है। तो बच्चे को अगर समय पर वो मिलेगी, किताबें मिलेंगी तो अच्छे से पढ़ेगा, रुचिपूर्वक पढ़ेगा और ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ेगा। बच्चों के लिए छोटी जगहों पर, गांव में या ग्रामीण बसाहटों में हम स्कूल को, प्राथमिक स्कूल को इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल चेंज बनाना चाहते हैं। हम उसको परिवर्तन का संस्थान बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। अर्थात वहाँ बच्चा आके अच्छी आदतें सीखे, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण की हो, भाषा सीखे, अभिव्यक्ति सीखे, बड़ों का आदर करना सीखे, वो वाला पक्ष हो। फिर वो बीमारियों के बारे में भी जागृत हो, दिनचर्या के बारे में भी जागृत हो और इस प्रकार से वो अपना आचरण करे कि वो भविष्य का नागरिक, जैसी हमारी अपेक्षा है वैसा बने। और हम तो 2047 में विकसित भारत का स्वप्न देख रहे हैं। पूरे प्रमुख घटक वही हैं जो विकसित भारत के संकल्प को हमारा पूरा कर सकते हैं। तो आपने ये जो बात कही है उससे जुड़ी हुई और ये किसी न किसी रूप में हमारे श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण में शिक्षा, स्वास्थ्य, दो महत्वपूर्ण विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया है। जो इसकी नींव में है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। सर, जैसा कि अभी अभियान 3 महीने के लिए चलाया जा रहा है, तो क्या इस अवधि में यह अभियान अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकेगा या आगे भी बढ़ा जा सकता है? जब कभी हम अभियान की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इन विषयों पर पूर्व में या किसी अन्य योजनाओं में ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हम अभियान कहते हैं तो ये एक विशेष स्फूर्ति और ऊर्जा का हम सब अनुभव करते हैं। और हम ऐसा मानते हैं, जैसे मान लीजिए कि जब कोई एक तिथि निर्धारित हो जाती है और उस तिथि पर हमको कोई कार्य करना होता है तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के, समाज के सभी जो लोग हैं उसमें जुड़ गए, पूरा उसको जुड़ गए और लगता है कि इस लक्ष्य को तो भाई पाना ही है। तो उसी तरह अभियान जो हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को एकत्रित करके, एक लक्ष्य केंद्रित करके उसकी प्राप्ति के लिए पूर्णता से पूरी ताकत लगा के प्रयास करने की बात है। तो ये सच हो सकता है कि इन 3 महीनों की अवधि शायद हमें अपर्याप्त लगे, लेकिन इस बीच जो हम जन आकांक्षाओं को इन विषयों पर केंद्रित करेंगे उसके दूरगामी परिणाम होगा। बिल्कुल सही कहा आपने सर। अभियान जब ये शब्द आता है और जब जिस तरह से आपने कहा कि एक चैलेंज सबको मिलता है और कहा जाता है, तो 100% अच्छा परिणाम पाने के लिए सभी लोग ललायत रहते हैं, अग्रसर रहते हैं और संपूर्ण अपनी जो ताकत है, इच्छा शक्ति है, ऊर्जा है, वैसे पूरा करने के लिए जुटा देते हैं। और उसके बाद में निरंतरता चलती रहती है, लोगों में जागरूकता आ जाती है, तो वो इसे लेकर कार्य करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारियों के लिए। और हम चाहेंगे कि चलते चलते एक बहुत प्यारा सा संदेश आप हमारे श्रोताओं को दें कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए वो किस तरह से आगे आए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी सरकारें आज इतनी ज़्यादा संवेदनशील हैं कि अगर आप जीवन के किसी भी आयाम को देखें तो ऐसी कोई योजना या ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा जो किसी न किसी पक्ष को छूता ना हो। अब ये हमारी बारी है। सरकार हमारे द्वार इस संपूर्णता अभियान को लेके आई है, नीति आयोग हमारे दरवाजे पर आया है। अब ये हमारी बारी है कि हम किस प्रकार से पूरी जागरूकता के साथ इसके जो बातें हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं, उनको लोगों को उसमें शामिल करें, उसको पूर्णता के लिए अपनी ओर से प्रयास करें। और निश्चित रूप से जब ये अभियान 3 माह की उपलब्धियों के साथ पूरे देश में चर्चा का विषय बनेगा तो हमें इस बात का संतोष होगा कि इस उपलब्धि में हमारा हिस्सा भी है, हमारे गांव का हिस्सा भी है, हमारे परिवार का भी हिस्सा है। इसलिए मैं आकाशवाणी के माध्यम से और एक जागरूक नागरिक के रूप में आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि इसकी समस्त गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लें। इसके लिए जो पोस्टर अभियान या कोई सांस्कृतिक स्पर्धाएं या कोई गोष्ठियां हो उसमें रुचिपूर्वक भाग लें, उससे निःसृत निष्कर्षों को अपने घरों में ले जाएं, लोगों के साथ साझा करें, मिल बैठें और ये निर्धारित और ये कर लें कि भाई किसी और जगह पर ये अभियान सफल हो कितना हो वो बात अलग है, लेकिन अपने क्षेत्र में तो हम इस अभियान को 100% सफल करेंगे ही और संपूर्णता अभियान हमारे क्षेत्र में तो पूर्णता प्राप्त करेगा ही। इस संकल्प के साथ आगे बढ़ें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। और श्रोताओं, हमें भी आशा, उम्मीद ही नहीं, ये पूरा विश्वास है कि आप हमारे विशेषज्ञ द्वारा बताई हुई जानकारी को आत्मसात करेंगे और इस अभियान की संपूर्णता के प्रति आप भी पूरी निष्ठा के साथ आगे आएंगे और इसे सफल बनाएंगे। तो आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।